नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक अंतरा की कविता वसंत आया के बारे में पढ़ेंगे और इस कविता के जो रचनाकार हैं वो है रघुवीर सहाय। कविता की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले यही कहूंगी कि इस कविता को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इस कविता के एक सारांश की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जो ये बसंत आया कविता है, इस कविता में कवि ने रघुवीर सहाय जी ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूट गया है। किस तरीके से टूट गया है कि वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। यानी जो वसंत ऋतु है, पहले कैलेंडर्स वगैरह कम हुआ करते थे, तो उस दौरान जो ऋतुओं का आभास था वो उनके आगमन से या उनके जाने से पता चलता था। लेकिन आज की जो दिनचर्या इतनी बिजी हो चुकी है कि लोगों को ऋतुओं को अनुभव करने के लिए भी कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। ऋतु में परिवर्तन जो है वो पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं, यानी ऋतुओं के परिवर्तन में कोई चेंजेस नहीं हुए। पत्ते झड़ते हैं, कपोले फूटती है, हवा बहती है, कोयल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने इस कविता के माध्यम से आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर जो है व्यंग्य किया है कि वो प्रकृति के सौंदर्य को सिर्फ एक छुट्टी की तरह देखता है। कि वैसे वो उसको नहीं पता उसके आसपास कौन सी ऋतु आ रही है, कौन सा मौसम आ रहा है। लेकिन जब वो छुट्टी लेता है और उसको कहीं घूमने जाना है और वेदर नेचर को एंजॉय करना है, तो वो उसे एक छुट्टी की तरह एंजॉय करना चाहता है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के इस कविता के पहले पद की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पद है कि जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी चलती सड़क के किनारे, लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई चली आई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि आज वसंत आया। तो ये जो पंक्ति अत्यंत सरल भाषा में कही गई है, किसी तरह की कोई खड़ी वो भाषा या किसी तरह की कोई भाषा का घुमाव मुलम्मा यहाँ नहीं चढ़ाया गया है। इसकी व्याख्या से पहले हम इसके पद्यांश की ओर बढ़ते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता वसंत आया से अवतरित है। इस कविता में कवि ने प्रकट किया है कि आज मनुष्य का प्रकृति से जो रिश्ता है वो टूट गया है और अब वसंत ऋतु का आना अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है, यानी उसको महसूस नहीं किया जाता। इसमें कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर भी व्यंग्य किया है। तो पहली पंक्ति है कि जैसे बहन दा कहती है, जैसे बहन, बहन यानी बहन सबको पता, दा यानी बड़ा भाई, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु अर्थात पेड़, और कौन से पेड़ की, एक पर्टिकुलर पेड़ की बात हो रही है, अशोक के पेड़ पर कोई चिड़िया कूकी, कूकी यानी पक्षियों की जो आवाज होती है। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से जो कवि है वो वसंत के को किस तरीके से उन्होंने अनुभव किया, वो इस संबंध में हमसे कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि सुबह की सैर करते हुए कवि को अशोक के पेड़ पर, तरु अशोक, कि अशोक किसी बंगले के तरु अशोक यानी कोई सैर पे, वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और किसी बंगले के पास में जो एक वृक्ष उगा हुआ है, जो अशोक का वृक्ष है, उस पर एक चिड़िया की आवाज आई कि कोई चिड़िया कूकी, और जो चिड़िया है उसने कूक की और उनको ये आवाज बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह लगी कि जैसे बहन दा कहती है, और उनको ये आवाज ऐसी लगी जैसे उनकी छोटी बहन ने उनको पुकारा हो, यानी उनको एक अनुभव हुआ, उनको महसूस हुआ अपनेपन का, अपनत्व का यहाँ पर उनको इस आवाज से महसूस हुआ। और जिस तरीके से उनकी छोटी बहन उनको दा कहकर, भैया कहकर पुकारती थी, ठीक उसी तरह ही चिड़िया पेड़ पर बैठकर कू कर रही थी, आवाज लगा रही। आगे कवि कहते हैं कि चलती सड़क के किनारे, और जब वो सुबह वॉक पर निकले हैं तो उसी सड़क के किनारे लाल बजरी, यानी जो लाल बजरी है वो सड़क के किनारे बिखरी हुई है, पर चुरमुराए पांव तले, चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरुवर से गिरे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते, पियराए पत्ते यानी पीले पड़े हुए पत्ते, यानी बसंत का मौसम आ गया है। सड़क के दोनों ओर बजरी के जो फूल है वो दोनों ओर गिरे पड़े हैं, और जब वो वॉक पर चल रहे हैं तो जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों से जो पीले पड़े हुए पत्ते नीचे गिर गए हैं, उनके पांव तले आने की वजह से
वो चुरमुराने की आवाज कर रहे हैं, वो आवाज करने लगे हैं। फिर कवि आगे कहते हैं कि कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। और आगे वो इस वसंत के आगमन का किस तरीके से वर्णन करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह नहाता है, उसी तरीके से हवा में ताजगी है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। फिरकी सी यानी घूमती हुई हवा आई और चली गई। यानी इन हवाओं को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो ये हवा सुबह-सुबह गर्म पानी से नहाकर बिल्कुल ताज़ी होकर, फ्रेश होकर आई हो। और ऐसे फुटपाथ पर चलते और इस तरीके से कवि को फुटपाथ पर चलते हुए ऐसा अनुभव हुआ कि कल मैंने जाना कि बसंत आया। यानी इस बार जो कवि है उन्होंने कहा कि मुझे कैलेंडर में देखने की जरूरत नहीं हुई, मुझे ये सारी चीजें महसूस हुई अपने वॉक के दौरान और मैंने इन सब चीजों को महसूस किया और इन सब चीजों को महसूस करने के बाद मुझे आभास हुआ कि अब बसंत आ चुका है। तो यहाँ पे इन पंक्तियों का भाव यही है कि प्रकृति में परिवर्तन जो है स्वाभाविक रूप से ही हो रहा है, जैसा था वैसा ही है। लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा अपने आप को बिज़ी कर चुके हैं कि हमारा जो प्रकृति से रिश्ता है टूट गया है और हम इसका जो अनुभव है उसको खुशी से एन्जॉय नहीं कर पाते। बस हम अगर वॉक पे निकले हैं तो उसको महसूस कर लिया, पता चल गया, नहीं तो कैलेंडर से पता चल जाता है। इसके विशेष की ओर बढ़ते हैं। पहला है आधुनिक जीवन शैली पर कवि ने व्यंग्य किया है। पियराए पत्ते तथा हुई हवा में अनुप्रास अलंकार है। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे गर्म पानी से नहाई हो में उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिरकी सियाई में उपमा अलंकार है। चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। आकर्षक बिंब का सृजन किया गया है। भाषा में सरलता एवं सहजता है। छंद मुक्त रचना है और भावात्मक शैली है। अगली पंक्तियां हैं कि और ये कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। मदन महीना कहा जाता है कामदेव का महीना, यानी बसंत का महीना जो होता है वो मदन महीने के नाम से यानी कामदेव के महीने से जाना जाता है। और इस काव्यांश में जो कवि है रघुवीर साय जी, उन्होंने प्रकृति की उपेक्षा पर व्यंग्य किया है। उपेक्षा यानी हम उनकी निंदा करते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं। कवि कहते हैं कि और यह कैलेंडर से मालूम था कि इस बार उन्हें वसंत के आने का पता चला, कैलेंडर से ही पता लग गया था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, कि उस दिन पंचमी है और उसका उचित प्रमाण ये था कि दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और उसका उचित प्रमाण उनकी दफ्तर की छुट्टियों के माध्यम से ही पता चल गया था कि बसंत पंचमी यानी बसंत आ चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि बसंत पंचमी के दिन जो छुट्टियां मिलती है उस छुट्टी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हो चुका था कि बसंत आ चुका है। फिर आगे कवि कहते हैं कि कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर यानी धधक धधक कर दहकेंगे कहीं ढाक यानी पलाश के जंगल। आगे फिर कवि कहते हैं कि कविताएं पढ़ते पढ़ते उन्हें यह भी ज्ञात हो ही चुका है कि अब लाल लाल पलाश के फूल खिलने लगेंगे। यानी कविता प्रकृति से संबंधित कोई कविता वो पढ़ते होंगे और उन कविताओं से उन्हें पता चलता है कि बसंत में क्या क्या बदलाव होते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि अब इन कविताओं को पढ़ पढ़ कर मुझे भी पता चल चुका है कि अब लाल लाल पलाश के फूल खिलने लगेंगे। आम बोर आवेंगे, आम के पेड़ में अब बोर निकल आएंगे। रंग रस गंध से लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी। और इतना ही नहीं, जब वसंत आता है तो ना सिर्फ पृथ्वी बल्कि विदेश यानी दूसरे लोक में भी सुंदरता छा जाती है, जो लोग देवराज इंद्र का है। मधुमस्त यह पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व यानी कार्य अभ्यास करके दिखावेंगे और भौरे मधुमक्खी यह सब वसंत के आने का उत्सव भी मनाने लगेंगे। मधुमक्खी वसंत ऋतु में फूल का रस पीकर अपने जीवन का कर्तव्य निभाने लगेंगे। अंत में कवि यही कहते हैं कि यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। और कवि कहते हैं कि मुझे इस बात का कभी मैंने कल्पना भी नहीं की, कभी ख्याल भी नहीं आया कि मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन मुझे वसंत ऋतु के आने की खबर कैलेंडर के माध्यम से पता चलेगी। तो अत्यंत सरल भाषा में जो रघुवीर सहाय जी है उन्होंने अपने अनुभवों को यहाँ व्यक्त किया है। जो कहा है उसको एज इट इज कविता के माध्यम में व्यक्त किया गया है, इसका कोई दूसरा भावार्थ नहीं है। इसके विशेष की ओर बढ़ लेते हैं। आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है।
देहर देहर दहकेंगे में अनुप्रास अलंकार है। अपना अपना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। आकर्षक बिंब का सृजन किया गया है। भाषा में सरलता एवं सहजता है। छंद मुक्त रचना है। भावात्मक शैली है। होवेगी, आवेंगी, लदे फंदे जैसे देशज शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अब हम बिना किसी देरी के इस कविता के प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं और पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। आगमन की सूचना कवि को कैसे हुई? कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। उसे चिड़िया की कूक, पेड़ों के गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। प्रकृति में हुए यह परिवर्तन उसे वसंत के आने का आभास कराते हैं तथा घर पर जाकर कैलेंडर इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि कर देता है। प्रश्न 2 है, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो वसंत के आगमन से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है। इसमें मनुष्य सिहर उठता है, परंतु वसंत के आगमन के साथ ही हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। यह हवा फिरकी की भांति गोल गोल घूमती है और अचानक रुक जाती है। इसमें सिरहन पैदा करने वाली ठंडक विद्यमान नहीं होती। वसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित कर देती है। प्रश्नों के जो उत्तर अत्यंत सरल है। कविता भी जो है बहुत घुमा फिरा के नहीं है, जो कहा गया है एकदम डायरेक्ट कहा गया है, कोई तीसरा या दूसरा अर्थ उसका नहीं है, तो प्रश्न उत्तर भी अत्यंत सरल है। तीसरा है, वसंत पंचमी के अमुक दिन होने का प्रमाण कवि ने क्या बताया और क्यों? वसंत पंचमी के अमुक दिन कार्यालय में अवकाश होता है, जो इस बात का प्रमाण है कि वसंत आ गया है। कार्यालय में अवकाश होना किसी त्योहार के होने की ओर संकेत देता है। कवि को वसंत पंचमी के अवकाश का पता तब चला जब उसने कैलेंडर में देखा तथा कार्यालय में अवकाश हुआ। कवि के अनुसार शहरी जीवन में मनुष्य प्रकृति में हुए बदलावों को देख नहीं पाता। शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों के जंगल खड़े हो गए हैं। चारों तरफ सीमेंट के बने घर हैं। यहाँ पर हरियाली और प्रकृति की सुंदरता मात्र सपना बनकर रह गई है। अतः मनुष्य ऋतुओं को कैलेंडरों के माध्यम से जान पाता है, जो कि एक दुखद बात है। प्रश्न 4 है, और कविताएं पढ़ते रहने से आम और आवेंगे में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्ति में कवि द्वारा व्यंग्य किया गया है। उनके अनुसार सीमेंट के बने जंगलों में रहने वाले मनुष्य को प्रकृति की सुंदरता और उसमें होने वाले परिवर्तन के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। ऋतु के आगमन और उसकी समाप्ति का तो उसे पता ही क्या चलेगा। वह मात्र कविताओं के माध्यम से ऋतुओं में ही हो रहे परिवर्तन और उनके सौंदर्य के विषय में जान पाता है। प्राचीन काल के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु को रसिक तथा सभी प्रकार के कवियों की मन भावन ऋतु रही है। इस ऋतु में पलाश के जंगल खिल उठते हैं, आमों के वृक्ष बोरों से भर जाते हैं। यह अनुपम दृश्य देखकर रसिकों के हृदय में प्रेम से पल्लवित होने लगते हैं। परंतु विडंबना देखे कि आज ये सब कविताओं के माध्यम से पता चलता है। अपनी आंखों से इन्हें देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं है। बस इसकी सुंदरता का रसपान हम पढ़कर लेने से प्रयास करते हैं, जो कि मानव के लिए शोचनीय बन चुका है। अगला प्रश्न है, अलंकार बताइए। बड़े बड़े पियराए पत्ते, बड़े बड़े पियराए पत्ते प्रस्तुत पंक्ति में ब तथा प वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है तथा बड़े शब्द की उसी रूप में पुनः आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अलंकार आपको क्लियर है, आप क्लास 9 से करते आ रहे हैं। दूसरा है, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार किया गया है, यानी तुलना की गई है मनुष्य के साथ प्रकृति की। तीसरा है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। तो खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई प्रस्तुत पंक्ति में हवा की तुलना फिरकी से की गई है, अतः जब तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार है। इसी के साथ इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार भी है, क्योंकि ह वर्ण की आवृत्ति से जो है एक से अधिक बार हुई है। नेक्स्ट है कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। तो प्रस्तुत पंक्ति में द वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, तो दहर दहर की उत्पत्ति जो है पुनः हुई है और इस वजह से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि आज मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? तो जो ये पंक्ति है कि कल मैंने जाना कि वसंत आया और ये कैलेंडर से मालूम था। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल आम वो
आवेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है यानी सखी है। इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए आज के संदर्भ में इस कथन की वास्तविकता पर, यानी तरीके से ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर आपको अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ये बात सत्य है कि प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, प्रकृति ने सहचरी की भांति उसका साथ निभाया। उसने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है और उसके अस्तित्व को पृथ्वी पर पनपने के लिए सभी साधन दिए हैं। प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही मनुष्य सभ्य बना है तथा ज्ञान प्राप्त किया है। आज वह चांद तक जा पहुंचा है। अत्याधुनिक साधन उसके पास उपलब्ध है। उसके पास जो छोटी से लेकर बड़ी वस्तु है वह प्रकृति की देन है। मनुष्य का अपना कुछ भी नहीं है। उसने जो पाया है वह इसी प्रकृति रूपी सहचरी से पाया है। आरंभ पूरी पृथ्वी पर प्रकृति का साम्राज्य था, परंतु जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर अपने पैर पसारने आरंभ किए, उसने इसके साम्राज्य पर कब्जा ही कर लिया है। चारों तरफ उसने अपने आसपास सीमेंट के ऐसे बड़े जंगल खड़े कर दिए हैं कि जिसके कारण उसकी सहचरी सिमट कर रह गई है। उसने प्रकृति से सदैव लिया ही है। उसने लगातार सदियों से उसका दोहन ही किया है। उसने अपनी सहचरी के धैर्य और प्रेम को धोखा ही दिया है। आज प्रकृति ने भी अपने सहचरी रूप को छोड़कर विकराल रूप धारण कर लिया है। मनुष्य ने उसकी सीमाओं का इतना अतिक्रमण कर लिया है कि वह स्वयं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। अंतिम प्रश्न है, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है, उसका प्रतिपाद्य लिखिए। तो आज के मनुष्य का प्रकृति से संबंध जो है वो टूट गया, यही सबसे बड़ी चिंता है। उसने प्रकृति और विकास के नाम पर प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि अब प्रकृति का सानिध्य सपनों की बात लगती है। महानगरों में तो प्रकृति के दर्शन ही नहीं होते हैं। चारों तरफ इमारतों का साम्राज्य है, ऋतुओं का सौंदर्य है तथा उसमें हो रहे बदलावों से मनुष्य परिचित ही नहीं है। कवि के लिए यही चिंता का विषय है। प्रकृति जो कभी उसकी सहचरी थी, आज वह उससे कोसों दूर चला गया है। मनुष्य के पास अत्याधुनिक सुख सुविधाओं युक्त साधन है, परंतु प्रकृति के सौंदर्य को देखने और उसे महसूस करने की संवेदना ही शेष नहीं बची है। उसे कार्यालय में मिले अवकाश से पता चलता है कि आमुक त्योहार किस ऋतु के कारण है। अपने आसपास हो रहे परिवर्तन उसे अवगत तो कराते हैं, परंतु वे मनुष्य के हृदय को आनंदित नहीं कर पाते। मनुष्य और प्रकृति का प्रेमिल संबंध आधुनिकता की भेंट चढ़ चुका है। आने वाला भविष्य इससे भी भयानक हो सकता है। तो इस तरीके से इस कविता के जो प्रश्न उत्तर है वो भी यहाँ चर्चा की जा चुकी है। छात्रों, आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मेरे चैनल की कम्युनिटी पर जाकर आप क्लास 12 के टर्म वाइज सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।